नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव गोयल लामोक्ष इन्वेस्टमेंट से आप सब लोगों को आने वाली बजट यूनियन बजट 2023 के बारे में बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आप सब लोगों को मालूम होगा कि 1 फरवरी 2023 को मिसेस निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट के फ्लोर पर यूनियन बजट 2023 रखेंगे। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इस हमारी करंट गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट के लिए उनका आखिरी बजट होगा, फुल फ्लेजेड बजट होगा। 2024 में अगले वर्ष में हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन है और जो आखिरी साल का बजट होता है यानी कि 2024 में जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट होगा। और उस बजट में बेसिकली आपका सिर्फ वोट ऑन अकाउंट्स होता है, कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं होते हैं। इसलिए ये बजट हमारा जो आने वाला बजट है 1 फरवरी को, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को अपना कोई भी जो मेजर पॉलिसी डिसीजन करना है इस साल के लिए और आने वाले बजट के मद्देनज़र, तो उनको ये ध्यान रखना होगा वो कि इस बजट में वो अनाउंस कर दें ताकि वो उसी प्रकार से लिया जा सके और वो बता सके कि गवर्नमेंट क्या चाहती है आगे करने के लिए। तो एक कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए बजट हमेशा इसलिए चैलेंजिंग रहता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर को एक तरफ ग्रोथ का यानी कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से ग्रो करना है उसका ध्यान में रखना पड़ता है और दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा करना पड़ता है कि उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो वित्तीय घाटा है यानी कि फिस्कल डेफिसिट उसको वो ना बढ़े, क्योंकि अगर वो बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के फॉर्म में उस पर ब्याज देना पड़ेगा और जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा, जितना ज़्यादा वित्तीय घाटा होगा, उस पर उतना ही ज़्यादा ब्याज सरकार को देना पड़ेगा, तो उनकी आमदनी नेचुरली कम हो जाएगी। तो इस वर्ष निर्मला सीतारमण जी के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि आने वाले साल में काफ़ी अलग अलग तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक गौर फरमाते हैं कि हमारी इस समय क्या क्या हमारी मैथ्स यानी कि गणित क्या है अर्थव्यवस्था को लेकर, और हमने पिछले साल गवर्नमेंट ने बजट में क्या किया था और उसके अगेंस्ट क्या अचीव कर पाए, और साथ में हम ये देखेंगे कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इस वर्ष बजट में क्या नए गणित लेके आएगी और उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लास्ट ईयर बजट यानी कि 22-23 के बजट का ये देखते हैं कि क्या किया था सरकार ने। तो सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी बजट में 3 मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है कि सरकार की आय कितनी हुई है, दूसरा उनका खर्चा कितना हुआ है, और तीसरी बात उन दोनों का जो डिफरेंस होता है आय और खर्चे के बीच में जो फ़र्क होता है उसे वित्तीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। तो सरकार का टारगेट क्या था और उसके अगेंस्ट उन्होंने अचीव किया क्या। तो साल 2022-23 में सरकार का इनकम टारगेट यानी कि आय का टारगेट था 22 लाख करोड़ का और एक्सपेंडिचर का टारगेट था 39.4 लाख करोड़, यानी कि वो 17.36 लाख करोड़ का टारगेट का अनुमान लगा के चल रहे थे। देखने वाली बात यह है कि पिछले साल सरकार ने आय की दृष्टि से बहुत अच्छा काम किया। हमारे जो आय गवर्नमेंट की जो आय हुई थी उसको उन्होंने 22 लाख करोड़ की जगह, जब ये वित्तीय साल ख़त्म होगा 31 मार्च को, तो ऐसी उम्मीद किया जा रही है कि ये 25 से 26 लाख करोड़ होगा। और 25 से 26 लाख करोड़ का मतलब है कि ग्रॉस लेवल पे करीब 3 से 3.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त आय गवर्नमेंट को मिली है। और ये इसलिए आया है क्योंकि टैक्स के फ्रंट पर रेवेन्यू कलेक्शन के फ्रंट पर सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। चाहे आप जीएसटी को ले लो, चाहे आप कॉर्पोरेट टैक्स ले लो, या फिर आप पर्सनल टैक्स ले लो,
तो इन तीनों फ्रंट पे सरकार करीब 9 से साढ़े 9 लाख करोड़ की आय जनरेट कर पाएगी, जिससे सरकार की आय ओवरऑल 25 से 26 लाख करोड़ रुपए तक की हो सकती है। इसके अगेंस्ट, इसके मुकाबले सरकारी खर्च भी बढ़ा है, और सरकारी खर्च का एक बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि पिछले साल कोविड की वजह से सरकार को जो एक्स्ट्रा फूड सब्सिडी या और बाकी जो खर्चा किया गया है वो भी काफ़ी बढ़ गया था। तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि ये जो 39 लाख करोड़ यानी कि 39 लाख करोड़ का जो सरकार का टारगेट था, ये भी 41 लाख करोड़ के आसपास होगा। और ऐसी सिचुएशन में सरकार का जो वित्तीय घाटा है थोड़ा कम होएगा जो अनुमानित था, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं होगा जो आय की दृष्टि से शुरू में लग रहा था। और ये कहना भी सही होगा क्योंकि बहुत सारा इसमें से जो अतिरिक्त आय हुई थी, सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए की थी और एक ऐसी आपदा से निपटने के लिए करा था जो ज़रूरी था। तो उस संदर्भ के हिसाब से अगर हम देखें जाएँ तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम लोगों को एटलीस्ट इस बात का भी देखना पड़ेगा कि वित्तीय घाटा हम पहले की तरह जो बढ़ के आता था हमेशा बजट में, इस बार बढ़ के नहीं आया है, थोड़ा कम ही हो के आएगा। और ऐसा हम अनुमान करते हैं कि आने वाले बजट में, जो कि अगले वर्ष वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए होगा, ये जो आय का अनुमान है ये 22 लाख करोड़ से करीब 28 से 29 लाख करोड़ का इस साल में हो सकता है। और जबकि जो खर्चा होगा वो पिछले साल जो 39 करोड़ था वो इस साल 45 से 46 करोड़ का हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम वित्तीय घाटे का अनुमान ये लगाते हैं कि करीब 16 से 17 करोड़ रुपए का सरकार जो है वित्तीय घाटे का अनुमान अगले साल लगा सकती है। अगर हम इसको वित्तीय घाटे की पे एक नज़र डालें तो सरकार का टारगेट था कि वित्तीय घाटे जो है हमारा इस साल 6.6% का ऑफ जीडीपी, 6.5% के आसपास ऑफ जीडीपी का होना होगा। और जो हमें नंबर इस साल का मिलेगा वो करीब 6.16% ऑफ जीडीपी आएगा, जो कि पहले से अनुमानित परसेंटेज से कम है। और अगले वित्त वर्ष 23-24 में ये संख्या 5.75 लाख करोड़ से 5.75% ऑफ जीडीपी होने का अनुमान किया जा सकता है। तो सरकार ने पहले ये कहा था कि हम लोग इस वित्तीय घाटे को अगले 2-3 साल में हम लोग इसे 4.5% ऑफ जीडीपी पे लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये संख्या कम हो रही है और ऐसा अनुमान के हिसाब से कि 5.75% के आसपास 23-24 में आएगी, तो ये दर्शाएगा कि सरकार एक तरफ ग्रोथ के साथ साथ फिस्कली भी प्रूडेंट है, यानी कि समझदारी से काम कर रही है और अपने वित्तीय घाटे को बढ़ने नहीं दे रही है, बल्कि परसेंटेज टर्म्स में कम करके लेके आ रही है। एक दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पिछले साल सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या जो खर्च करती है सरकार सड़कों के निर्माण पर और अर्थव्यवस्था को इम्प्रूव करने के लिए और हमारी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पिछले साल सरकार ने 7.7 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले किया था। अब इस साल और ये उम्मीद कर रहे हैं हम कि ये 7.7 लाख करोड़ का टारगेट ये 22-23 के साल में सरकार कंप्लीट कर लेगी। इसका मतलब सरकार जो है प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए 7.7 लाख करोड़ खर्च किए थे, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर था। करीब 25% इंक्रीज़ किया था पिछले साल सरकार ने, और ये अचीव करने की उम्मीद की जा रही है। और 23-24 में हम ऐसा अनुमान करते हैं कि सरकार जो है इस 7.7 लाख करोड़ को ऑलमोस्ट क्लोज टू
10 लाख करोड़ कर देगी, 9.5 टू 10 लाख करोड़ के बीच में इसे बढ़ा देगी, जो 25 से 30% ग्रोथ का अनुमान है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का पूरा फोकस वित्तीय घाटा संभालने के साथ साथ देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए है, देश की प्रगति और उत्थान के लिए रहेगा। इस खर्चे से बहुत सारे फ़ायदे होंगे सरकार के लिए। हमारी सिर्फ ग्रोथ में बढ़ोतरी के अलावा ये भी होगा कि ये जब एक्सपेंडिचर होगा तो हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट लगेगा, हमारा देश जो है विकास तेज गति पे कर पाएगा। साथ में हम लोग जो हैं एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था बनाने के लिए अग्रसर होंगे। हमने देखा है पिछले 1-2 साल में सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग या अपने यहाँ पे जो हम लोग निर्माण करते हैं, हम लोग का देश जो है ग्लोबली इनकॉम्पिटिटिव था अभी तक, लेकिन अब हम सरकार का इस बात पे बहुत ध्यान रह गया है। और हमने ये भी देखा है कि चाइना जो है ये स्पेस छोड़ता जा रहा है। चाइना विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है और हिंदुस्तान का अब ये कोशिश है कि हम थोड़ा बहुत दुनिया चाइना के ऑल्टरनेट के रूप में इंडिया को देखना शुरू करते हैं और हम मैन्युफैक्चरिंग में भी हम अपना दिखा सकें कि हमारे अंदर मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है। अभी तक हम लोग सर्विस साइड पे ज़्यादा हम लोग को दुनिया जानती थी, आईटी सेक्टर और इन सब सेक्टर्स पर अब जो है साथ में इन सर्विस सेक्टर के साथ साथ हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के तरह से उभरना चाहते हैं और इसके लिए सरकार पूरी कोशिश में है। उसके लिए उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स जैसे पीएलआई स्कीम्स भी करी थी, जिसकी वजह से देश को बहुत फ़ायदा हुआ है और हमें उम्मीद है कि सरकार इन सब ऐसी स्कीम्स जैसे पीएलआई स्कीम्स से इसमें अतिरिक्त खर्च करेगी ताकि दुनिया भर की कंपनी और अच्छी कंपनियां इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो ये देखने वाली बात होगी कि हम लोग आगे चल के सरकार इन सब चीज़ों पे कैसे फोकस करती है। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो 7.7 लाख करोड़ से ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, इससे देश को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हमें ये लगता है कि सरकार जो है इस वर्ष कोई ख़ास टैक्सेशन चेंजेस नहीं करेगी। ऐसी बहुत सारी उम्मीद करी जा रही है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि कैपिटल गेंस को बढ़ा दिया जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं स्टेट ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी, स्टेट ड्यूटी इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। तो ऐसे हमारे को ऐसी पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है कोई ख़ास इसमें चेंज नहीं करेगी, इनफैक्ट कोई चेंज नहीं करेगी। और अगर सरकार ने ऐसा किया कि कोई चेंज ना करे तो ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए उसके अलावा हमारे कैपिटल मार्केट्स और के लिए एक वेलकम मूव होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा कोई भी चेंज नहीं आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत बेनिफिट, छोटा मोटा चेंज मिडिल क्लास के ध्यान में रखते हुए मे बी टैक्स इंसेंटिव पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत माइनर टिंकरिंग हो सकती है, लेकिन इससे कोई खास ओवरऑल नंबर्स पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कोई चेंज ना होना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, एक पॉजिटिव सिग्नल है। एक और चीज़ भी ध्यान रखने वाली है कि एक जहाँ पे सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही है वो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार का अपना जो जिन कंपनियां को चलाती है उसमें से वो विनिवेश कर ले, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को उसका कमान दे दे। और इसमें सरकार की विफलता रही है क्योंकि अदर देन एयर इंडिया आई थिंक गवर्नमेंट ने कोई भी मेजर डिसइन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं कर पाई है। और इस बात का मेरे ख्याल से सीतारमन जी को पूरी कोशिश करेंगी कि वर्ल्ड कम्युनिटी को बताएं कि हम उस संदर्भ में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अगर जैसे फिनेंस मिनिस्टर जी कहती हैं कि ये बजट 25 साल का बजट होगा, तो उस डायरेक्शन में उनको कोई इससे रिलेटेड अपना एक विजन रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार की विफलता रही है और मेरे को उम्मीद है कि सरकार इस चीज़ को अपने एंड पे चेंज करना चाहेगी। तो आने वाला बजट निश्चित तौर पर एक चैलेंजिंग बजट रहेगा और हमें देखना है कि सरकार क्या करती है, कैसे कर पाती है और कैसे इन चैलेंजेस से निपट के एक इंडिया को एक ग्रोथ पाथ पे लेके आ पाती है।
हमें ऐसी उम्मीद है कि इस बजट के बाद स्टॉक मार्केट इसको एक पॉजिटिव तरह से लेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि स्टॉक मार्केट में इस बजट को एक अच्छे ढंग से लिया जाएगा और दुनिया भी इसे पॉजिटिवली लेगी, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए मददगार होगा। कुछ सेक्टर जिस पे हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश हैं और पॉजिटिव हैं, उसमें से एक सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर, और हमें पूरी उम्मीद है कि बजट बैंकिंग सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव बजट होगा। बैंकिंग सेक्टर में इसलिए हम लोग बुलिश हैं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में कई सालों बाद क्रेडिट ग्रोथ वापस आई है। हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या नेगेटिव क्रेडिट ग्रोथ पे चल रहे थे, और अभी हमने पिछले 1-1.5 साल से ये देखा है कि बैंकिंग सेक्टर में वापस क्रेडिट ग्रोथ वापस आई है, जो बैंक्स के लिए नेट नेट पॉजिटिव है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जहाँ तक बात है, ये भी देखने वाली बात है कि सरकार के सराहनीय कदमों की वजह से आज की डेट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट पर जितना कर्ज था वो ऑलमोस्ट बहुत कम हो रह गया है, और सरकारी बैंक भी आज की डेट में परफॉर्म करने लग गए हैं। बैंक्स का विलय भी हो रहा है, जिसकी वजह से बैंक्स, छोटे बैंक्स अब बड़े बनते जा रहे हैं, और ये नेट नेट पॉजिटिव है। दूसरा सेक्टर जो हम लोग जिस पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सराहनीय कदम हो रहे हैं। पूरे देश भर में जगह जगह पर आपने हाईवेज़ का निर्माण चल रहा है। 40 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हमारे ऑलमोस्ट इस गति पर आज की डेट में हाईवेज़ का निर्माण चल रहा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में भी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, और ऐसी सिचुएशन में जब हमारा जो है ये बजट एलोकेशन बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्स्ट्रा एम्फेसिस दिया जाएगा, जिसकी वजह से जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और भी बुलिश हैं। बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरे नंबर पर हम लोग डिफेंस। डिफेंस, आप जानते हैं कि इंडिया की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारे आसपास जो हैं दो ऐसे नेबर्स हैं, चाइना और पाकिस्तान, जिनकी वजह से हम हमेशा परेशान रहते हैं, और हमारे को डिफेंस की बहुत रिक्वायरमेंट्स है। अभी तक हम लोग मोस्टली अपना डिफेंस की जितनी रिक्वायरमेंट होती थी, हम लोग जो है इंपोर्ट करते थे। कभी रशिया से ले रहे हैं, या कभी किसी और कंट्री से ले रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, यूएस से ले रहे हैं। अब हमने इस जो इंपोर्ट करते थे उसका कुछ पोर्शन सब्स्टिट्यूट करके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिया है। ऐसे में कुछ कंपनीज़ हैं जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करती हैं डिफेंस के प्रोडक्ट्स। उन पे सरकार का काफ़ी ध्यान रहेगा, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसी कंपनीज़ बजट की वजह से काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगी। तो बजट के अलावा हम अपने डिफेंस सेक्टर पर काफ़ी बुलिश हैं। चौथे नंबर पर रेलवेज़ में भी आपने देखा होगा कि रेलवेज़ में आज की डेट में नई नई ट्रेन्स चल रही हैं, सेक्टर्स, ट्रैक्स नए बनाए जा रहे हैं, बट ट्रैक्स बड़े किए जा रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं। तो इस बजट में आप देखेंगे कि रेलवेज़ के ऊपर इंक्रीज्ड एलोकेशन होगा। सरकार का ध्यान इस तरफ काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोगों ने देखा है कि रेलवेज़ अपने वैगन्स वगैरह एक्सपोर्ट भी करने लग गई है। दूसरी कंट्रीज़ में इन्होंने जो है रेलवे प्रोजेक्ट्स भी लेने शुरू कर दिए हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें लगता है कि रेलवेज़ जो पहले हमेशा ऑलमोस्ट घाटे का सौदा रहता था सरकार के लिए, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा और सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करेगा। तो रेलवेज़ पे भी हम बुलिश हैं। तो ये सेक्टर्स हैं जिनकी वजह से सरकार को आगे चल के काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, और यही हम लोग हमारे जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियोज़ हैं, आप उसमें चेंजेस भी देखेंगे, और इन पे हमारा भी ध्यान अपनी जगह रहेगा। तो ये हैं बजट की कुछ खास बातें, कुछ खास उम्मीदें, और हम ऐसा उम्मीद करके चलते हैं कि आने वाला बजट अच्छा रहेगा। और आपकी कुछ राय हो, आपके ओपिनियंस हो, आप कुछ कहना चाहते हो, आप इस वीडियो के बारे में कुछ हमें एडवाइस देना चाहते हो, तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए, हमें बताइए। हमें ग्रो करने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। सो
प्लीज़ फील फ्री टू कॉल। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच। गौरव गोयल, थैंक यू।